हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस का यानी एसएसटी का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का जो बोर्ड का पेपर आएगा वो बिल्कुल ऐसा ही आएगा। यही वायरल पेपर, ठीक है, आप सभी के 2024 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और अगर आप सभी लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वायरल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन की आप लोग तैयारी कर लेते हो, तो आप सभी का इस बार क्लास 10 सोशल साइंस में आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको पूरा लिख करके बताएंगे काफी अच्छे तरीके से। कैसे आपको बोर्ड के पेपर में लिखना है सामाजिक विज्ञान की कॉपी में आंसर, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, ठीक है, सब कुछ हम आपको लिख करके पूरा बताएंगे। और साथ ही साथ हम आप सभी को जो आप सभी के मानचित्र यानी सोशल साइंस के पेपर में, ठीक है, 10 नंबर का जो मानचित्र कार्य आता है, आपको मानचित्र भरना है, ठीक है। ये जो है मानचित्र आप सभी को बोर्ड के पेपर में मिलेंगे, ऐसे मानचित्र। और ये 10 नंबर के आप सभी के सोशल साइंस में, ठीक है, मानचित्र के क्वेश्चन आते हैं, मानचित्र से संबंधित ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसको कैसे भरना है जिससे पूरे के पूरे आपको 10 नंबर मिले, और ट्रिक से आपको कैसे भरना है, ठीक है। तो ये मानचित्र भी हम आपको पूरा का पूरा भर के बताएंगे। तो आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इस वीडियो को आप लोग पूरा बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को यहाँ पे इस पेपर में जितने भी वायरल क्वेश्चन है समझ में आएंगे और आपको मानचित्र भरने का तरीका पता हो। यहाँ पे ये OMR सीट है, इसमें भी जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आएंगे इस बार, ठीक है, उसका आंसर आपको इसमें कैसे भरना है सब कुछ हम यहाँ पे आपको भर के बताएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे अपना 10 अंकों का रोल नंबर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को अपना नाम लिखना है बोर्ड के पेपर में। और ये जो यहाँ पे संकेतांक है यानी आपका जो 2024 बोर्ड का एसएसटी का पेपर रहेगा सोशल साइंस का, उसका जो संकेतांक रहेगा वो 825, ठीक है, डी और जी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये इसका संकेतांक है। और इसके बाद देखिए ये 2024 है और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का पेपर है। समय इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और ये जो 15 मिनट का समय आपको इसमें इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चन है, किस प्रकार क्वेश्चन है। इसके बाद आप सभी का जो ये पूर्णांक रहेगा सामाजिक विज्ञान के पेपर का, वो पूर्णांक 70 रहेगा। इसमें आप सभी को नंबर लाना होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए निर्देश दिया है, आपको इसको पढ़ना काफी जरूरी है, तो आपको सबसे पहले इसको पढ़ ही लेना है। तो यहाँ पे सभी प्रश्न आपको करना बिल्कुल अनिवार्य है, कंपलसरी है। नेक्स्ट दूसरा कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है, ठीक है, इसमें आप सभी को इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, आपको पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट है यहाँ पे यह प्रश्न पत्र जो है ये क्या है, 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब में विभाजित है, ठीक है। खंड अ जो है इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 1 नंबर का है यानी 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, और जिनका उत्तर आप सभी को हमने आपको बताया कि OMR सीट पे देना है, ठीक है। और OMR सीट पे आप सभी को उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात आपको नहीं उसे इरेज करना है, ठीक है, नहीं इरेजर का यूज करना है, नहीं उसको काटना है और नहीं व्हाइटनर का यूज करना है, क्योंकि ये आप सभी का कंप्यूटर से चेक होगा। और आप लोग अगर सही से गोले भरे रहोगे जैसे हम आपको बताएंगे, तभी आप सभी को 20 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे दिए गए जो मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना है, यानी आप सभी को, ठीक है, सोशल साइंस के पेपर में इस तरह से आपको मानचित्र मिलेगा भारत का। इसमें जो मानचित्र संबंधित क्वेश्चन है इसमें आपको भरने के पश्चात आप सभी को जो आप लोग कॉपी पर आंसर लिखे रहोगे उस कॉपी में आपको काफी मजबूती के साथ इसको बांधना है, ठीक है, जिससे ये अलग न हो आपके कॉपी से। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे जो खंड ब है जिसमें 50 अंकों का क्वेश्चन है, वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट और वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड। यानी फर्स्ट जो वर्णनात्मक प्रश्न है वो 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और जो वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड है, ठीक है, इसमें जो है यानी कि इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन ही आप सभी के पेपर में आते हैं। इसके बाद देखिए इसमें यानी एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित जो अंक है उनके सम्मुख रहेंगे। नेक्स्ट है दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में, वही बात है, आपको बांधना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए जो मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखे गए हैं, ठीक है, लिखने के लिए दिए गए हैं।
आपको ये मानचित्र कार्य वाला जो है ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आपको जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है और ये 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है और देखिए ये बिल्कुल वायरल पेपर है और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सभी बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, हर साल कंटिन्यू आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है, ठीक है। कौन है इसमें से, कौन जो वियना संधि में सहयोग दिए थे, हेल्प किए थे, ठीक है, और विरोध किए थे कि क्या किए थे, कौन है इनसे संबंधित, कौन इसमें भाग लिया था वियना संधि में, ठीक है। पहला है बिस्मार्क, ये नहीं थे, ठीक है। दूसरा है नेपोलियन या नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन ही रहेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे है ड्यूक मेटरनिक, ठीक है, और यहाँ पे जिउसेपी मैत्सिनी। तो यहाँ पे जो नेपोलियन है, ऑप्शन यहाँ पे ख, ठीक है, ये वियना संधि से संबंधित थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब देखिए इसको आपको इसमें OMR शीट में आपको कैसे भरना है इसमें। तो सबसे पहले कि यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, ये पेपर का संकेतांक, कि पेपर का संकेतांक क्या है, यहाँ पे DG है, ठीक है, जो कोष्टक में उसको आपको भरना है। और यहाँ पे भरना आपको पहला अक्षर इसमें D भरना है और इसमें G भरना है, ठीक है। इसमें जहां पर भी D है इसको आपको कलर करना है अच्छे तरीके से, इस लड्डू को भरना है। और इसमें जहां पर G है, ठीक है, उसको भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस G महाराज को भर देना है ऐसे, ठीक है। और देखिए आपको ऐसे ही भरना है इसमें, और आपको इसमें ब्लैक और ब्लू डार्ट पेन का यूज करना है। यहाँ पे हम आपको पेंसिल से यहाँ पे करके बता रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इतना करने के बाद आपको यहाँ पे, ठीक है, अपनी सिग्नेचर कर देना है। और बाकी यहाँ पे देखिए क्या था, पहले का कौन सा ऑप्शन राइट था, तो यहाँ पे पहले का ऑप्शन ख राइट था। तो इस तरह से आपको इसमें भरना है, पहले का ख का मतलब बी राइट था, तो यहाँ पे आपको बी वाले को भरना है, ठीक है। इसको आपको अच्छे तरीके से भरना है आप सभी को, ठीक है। ये गलत तरीका, इस तरीके से आपको नहीं भरना है। अगर आप लोग ऐसे भरते हो तो आपको 20 नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर ले ही नहीं पाएगा इसको, तो कैसे आपको नंबर मिलेगा। और सही तरीका जो है वो ये है कि आपको गोले को पूर्ण तरीके से भरना है और डार्ट पेन नीला और काले पेन से भरना है, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा भरना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसमें क्या है क्वेश्चन दूसरा, किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है, किस देश में जो है द्विदलीय व्यवस्था है, तो वो अमेरिका में है। ऑप्शन यहाँ पे घ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 1928 से 1934 के बीच, ठीक है, यहाँ पे भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी। देखिए गिर गई थी यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। किस कारण हुआ था, पहला है बाढ़ के कारण, ठीक है, सूखे के कारण, महामंदी के कारण, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यानी इसमें क्या है, ये है महामंदी के कारण। और महामंदी जो है यानी 1928 और 1934 के बीच, यानी कि 1929 के बीच जो है ये महामंदी प्रारंभ हुआ था, ठीक है। देश में महामंदी आया था, इसको आर्थिक महामंदी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो था उत्पादक यानी गेहूं, चावल, जो भी कृषि सामान है, ठीक है, खेतों में उगता है, वो सब चीजों का जो दाम था, यानी वो सब चीजें काफी मात्रा अधिक हो गई थी, यानी काफी ज्यादा उसका उत्पादन हो गया था, और जो उसको खरीदने वाले थे, ठीक है, वो बहुत ही कम थे। तो इससे क्या हुआ कि जो किसान थे उनके, ठीक है, चीजों का यानी उनके सामानों का, कृषि उत्पादकों का जो हुआ था, उनके दामों में काफी गिरावट आने लगी, ठीक है, यानी काफी कम ज्यादा सामान हो जाता है और उसको खरीदने वाले कम होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सामान रहते हैं, जो वस्तु रहती है कोई भी, ठीक है, धान, गेहूं, कुछ भी, उसका जो कीमत होता है वो गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ वही चीजें है कि उसकी 50% जो है वो जो दाम था वो गिर गया था, ठीक है। तो वो महामंदी के कारण ही हुआ था, यानी देश में जब गरीबी आई थी, महामंदी के कारण देश में गरीबी आ गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ग राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। पहला अमेरिका, दूसरा यूरोप, ठीक है, और ग है अफ्रीका, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे, ठीक है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था जो है वो अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे क राइट है। और इसके लॉन्ग क्वेश्चन, इसके और ये महामंदी का कारण, ठीक है,
ये दोनों के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आते हैं, 4 नंबर 6 नंबर वाले, और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इसलिए आप लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। इससे पहले हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों इसको बता चुके हैं। आप लोग चैनल पे, ठीक है, प्लेलिस्ट है सामाजिक विज्ञान का, उसमें आप लोग विजिट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन सा लक्षण नहीं है? पहला है कठोर संविधान, दूसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण, ठीक है, और ग है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, और घ है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो संघीय सरकार से संबंधित जो लक्षण नहीं है वो है कठोर संविधान, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का जो कारण है वो क्या है, ठीक है, यानी किसके आधार पे सामाजिक विभाजन किया गया, ठीक है। तो देखिए धर्म है, भाषा है, क और ख दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्या है कि धर्म के आधार पे सामाजिक विभाजन किया गया, ठीक है। जैसे क्या है, और ये आपका इंडिया है और पाकिस्तान है, ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान है। तो इसमें क्या है कि जो पाकिस्तान वाले थे वो धर्म के विभाजन के अनुसार ही तो वो भारत से अलग हुए थे, ठीक है, भाषा के अनुसार थोड़ी ना हुए थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। धर्म के अनुसार जो है वो सामाजिक विभाजन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है। तो देखिए इसमें क्या है, पहला है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, ये गलत है, ठीक है। स्त्री और पुरुष के मध्य जो है जैविक विभिन्नता, तो यहाँ पे विभिन्नता या स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक अंतर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है, तो वो फ्रांस से हुआ था, ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पे नेक्स्ट है ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? तो वो यहाँ पे मैथ्सिनी को माना है, ठीक है, यानी ज्यूसेपी मैथ्सिनी। ऑप्शन यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 10वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, ठीक है, क्यों अच्छी है? क्योंकि ये नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, ठीक है, और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। यानी ऑप्शन क और ख दोनों राइट है, ऑप्शन ग राइट है, ठीक है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है इसमें क्या है कि इसमें गरीब मजदूर इंसान भी अपने जो निर्णय है, ठीक है, अपने बात को रख सकते हैं, यानी सबको अपने बातों को रखने का मौका मिलता है, ठीक है। यानी इसमें समानता पाया गया। इसमें ये नहीं कि सिर्फ अमीर लोग ही इसमें अपने बातों को रख सकते, अपने विचारों को दे सकते हैं, ठीक है, इसमें ये नहीं है। इसमें सभी प्रकार के लोग, यानी बिल्कुल समानता है, इसमें सभी प्रकार के लोग अपनी बातों को रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 11 क्वेश्चन, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो देखिए जो मृदा है, मृदा का मतलब मिट्टी, ठीक है, ये जो है ये नवीनीकरण योग्य संसाधन है। इसका मतलब कि क्या है, देखिए जो मृदा का भूक्षरण होता है, ठीक है, उससे क्या होती है कि मिट्टियां एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती हैं। तो जहां की मिट्टियां चली जाती हैं वो स्थान बंजर हो जाता है, ठीक है। उसमें फिर से यूरिया खाद, अनेक प्रकार की विटामिन, प्रोटीन्स जो है, जिंक वगैरह मिट्टी में डाल करके उसे फिर से उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, और जो मिट्टियां कहीं और जाकर, जो वही मिट्टियां जो दूसरे खेतों में जाकर वहां पे रुक जाती है, वो क्या हो जाता है, वो काफी उपजाऊ मिट्टी हो जाता है। तो यहाँ पे यानी फिर से अनुपजाऊ मिट्टियों को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है सब चीजें डाल करके। तो यहाँ पे क्या है, नवीनीकरण योग्य संसाधन है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? अब देखिए पंजाब में क्या होता है, अत्यधिक गेहूं और धान की खेती होती है, ठीक है। वहां पे क्या है, 2 बार धानों की खेती होती है। तो वहां पे क्यों 2 बार धानों की खेती होती है? धानों में अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी की, तो इसलिए वहां पे अधिक सिंचाई होता है, ठीक है, जिससे भूमि जो होता है वो संकुचन हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 13, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नवत है? यानी भारत के ऐसे कौन से राज्य है जहां पर जो शिशु है, यानी जो बच्चे हैं, वो काफी कम मात्रा में मरते हैं, ठीक है, तो वो है केरल, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पे वर्गीकृत किया जाता है? तो किस आधार पे? तो यहाँ पे देखिए उद्यम स्वामित्व के आधार पे, ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। उद्यमों स्वामित्व के आधार पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? देखिए भूक्षरण का मतलब, जहां से हमने आपको क्वेश्चन में आगे वाले बताए हैं कि भूक्षरण का मतलब क्या है
कि जैसे यहाँ पे एक खेत है, ठीक है, अब क्या हुआ, हवा के द्वारा या बाढ़ के द्वारा, ठीक है, बारिश के पानी के द्वारा ये क्या करती, ये मिट्टियां एक स्थान यानी इन खेतों से बह करके इन खेतों में गई, इसके बाद इधर गई, यानी ऐसे ऐसे सभी खेतों में चला गया। जब यहाँ की मिट्टियां ऐसे चली गई, ठीक है, और ऊपर की मिट्टियां काफी उपजाऊ होती है, तो अब ये खेत जो है जहां जहां इनकी मिट्टियां गई ये क्या हो गया, उपजाऊ हो गया, ठीक है। लेकिन जहां की मिट्टियां गई यानी जिस खेतों की, यानी इस खेतों की जो मिट्टियां है गई, तो ये खेत क्या हो गया, ये खेत बंजर हो गया, यानी अनुपजाऊ हो गया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। भूक्षरण से, भूक्षरण का मतलब कि एक खेतों से मिट्टियां बह करके या वायु के माध्यम से किसी के माध्यम से दूसरे खेतों में चली जाती हैं, दूसरे जगहों पर चली जाती हैं, तो इससे क्या होता है, मिट्टियों का क्षरण होता है। तो जहां की मिट्टियां चली जाती हैं वो खेत बंजर हो जाता है। बंजर का मतलब वो अनुपजाऊ हो जाता है, इसका मतलब कि वहां पे अच्छी पैदावार नहीं होती, अच्छे से फसल नहीं उगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 क्वेश्चन, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, तो वो दामोदर घाटी में जो है गोंडवाना कोयला का जमाव नहीं पाया जाता है, बाकी सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। अब देखिए, जो भूमिहीन है यानी भूमिहीन का मतलब जिनके पास खेती नहीं है, जमीन नहीं है खेती करने के लिए, ठीक है, उन्हें भूमिहीन मजदूर कहते हैं। और ऐसे मजदूर क्या करते हैं, दूसरों के खेतों में, जमींदारों के खेतों में काम करते हैं, ठीक है, मजदूरी करते हैं। तो उनको अपने जीविकोपार्जन के लिए यानी अपने विकास के लक्ष्य को अधिक बढ़ाने के लिए उनको क्या जरूरत है, अधिक मजदूरी की जरूरत है, यानी अधिक से अधिक उन्हें मजदूरी मिलेगी, वो मजदूरी ही कर सकते हैं, तो इसलिए उनको अधिक से अधिक मजदूरी मिलेगी, तभी क्या होगा, उनका विकास होगा, ठीक है, वो बढ़ेंगे, वो अमीर हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, ठीक है, कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, सरकार विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, ये सही है। नेक्स्ट है, सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, यानी आयात होनी चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं। अब देखिए, यहाँ पे परंपरागत बोला है और नहीं है बोला है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो वो है भूतापी ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कोयला है, ये गैर परंपरागत स्रोत में आएगा। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, ठीक है, ये क्या है, सही है। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ हुई, ये भी सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन घ उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आ गया वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन का मतलब आपको इसका आंसर 1.5 से, ठीक है, 2 पेज में लिखना है, तभी आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला है क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है और हर साल आपके एग्जाम में आता है, 100% गारंटी है, इस बार भी बिल्कुल पक्का आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले खंड ब आपको लिखना है, इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, तो पहला है आपको ऐसे लिख देना है। आप लोग यहाँ पे खंड ब और वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट भी ऐसे लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसमें क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा आपको करना है। तो अगर आप लोग हेडिंग डालना चाहते हो तो महामंदी के कारण आप लोग ऐसे हेडिंग भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए जो आर्थिक महामंदी यानी महामंदी की जो शुरुआत हुआ था, ठीक है, विश्वव्यापी महामंदी की जो शुरुआत हुआ था वो 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये 30 दशक के मध्य तक ये संकट बना रहा और इस अवधि में विश्व के ज्यादातर
हिस्सों में क्या हुआ, उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, उत्पादन में भी और रोजगार में भी जो मजदूर थे उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा था। तो रोजगार में, आय में यानी पैसों में जो है, कीमतों में वस्तुओं की गिरावट आ गई थी, बड़े पैमाने पर दर्ज कराई गई थी। कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ज्यादातर इसका प्रभाव जो है वो कृषि क्षेत्र को ही पड़ा, यानी किसानों को काफी ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा, यानी उन्हीं के ही वस्तुओं में गिरावट आई थी। और महामंदी के जो कारण थे वो निम्नलिखित हैं। पहला कारण क्या है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो महामंदी के कारण। तो पहला कारण क्या है, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण। ठीक है, कृषि उत्पादों की जो कीमत है वो निरंतर गिरती चली गई और खरीदारों के अभाव में कृषि उपज, ठीक है, पड़ी सड़ने लगी। यानी जो खरीदार थे उनको ज्यादातर, जो व्यापारी थे जो बाहर से आते हैं, क्योंकि वो व्यापार बहुत ही कम आने लगे, जिससे किसानों की जो फसलें थे, जो भी उनके धान गेहूं ये सब चीजें थी, सब्जियां थी, वो क्या थी, एक ही जगह पे रखी सड़ी पड़ने लगी, उसे खरीदने वाले कोई नहीं थे। ठीक है, बहुत कम लोग थे। नेक्स्ट है यहाँ पे 1920 के दशक के मध्य बहुत से देशों ने अमेरिका से ऋण ले रखा था, यानी लोन ले रखा था। ठीक है, और लेकर अपने निवेश संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था और उसके ऋण भी नहीं दे रहे थे, जिसके कारण जो है जब आर्थिक महामंदी आई, ठीक है, तो अमेरिका भी ऋण देने से सभी देशों को मना कर दिया था। ये भी कारण है जिससे क्या हुआ, महामंदी की शुरुआत हुई। इस तरह से जो देश अमेरिका कर्जों पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनके सम्मुख गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है, कीमतों में कमी और क्या हुआ, मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जों देना जो है वो बंद कर दिया। जो कर्ज दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गया और कारोबार भी ठप हो गया। ठीक है, इस तरह से आप सभी को पूरा ऐसे ही लिखना है। तो इस तरह से आप सभी को ऐसे ही पूरा लिखना है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। देखिए इसमें अथवा दिया, आप लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कीजिए या अथवा है। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर, ठीक है, देख लीजिएगा। हम पहले से भी इसका आंसर बता चुके हैं, आप लोग चैनल पे हमारे सामाजिक विज्ञान के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। ठीक है, और आपके लिए सबसे सरल क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट वाला ही है, इसलिए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को ही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है दूसरा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ आपको ऐसे लिख देना है कहावतें, जैसे सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको कैसे लिखना है इसका आंसर। तो लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी, ठीक है, कि सरकार की सारी शक्तियां जो है वो एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पे रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसला लेने की शक्तियां, ठीक है, कही गई है तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। ठीक है, जो जनता है, ठीक है, वो जितने भी शक्तियां हैं सभी का स्रोत जनता ही है। अगर जिसके तरफ से, यानी जिस पार्टी की तरफ से जनता उठ जाएगी, ठीक है, जनता हो जाएगी, तो वही पार्टी जो है वो जीत जाता है, विनर बन जाता है। इसलिए सबसे जो यहाँ पे शक्तियों का स्रोत है, राजनीतिक शक्तियों का, तो वो जनता है। ठीक है, इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती है, इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी जो है सार्वजनिक नीतियां हैं उसमें क्या है, सबकी बातें रखा जाता है। ठीक है, यानी जनता की भी बातें और नेताओं की भी बातें, ठीक है, और
जो कानून है उसके भी बातों को रख करके जो है वो सार्वजनिक नीतियां तय की जाती है। कोई भी लोकतंत्र बनाया जाता है, कोई भी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है। ठीक है, यही सब बातें हैं। आप लोग इसको इसी तरीके से लिखिएगा। आप लोग बिल्कुल हेडिंग वगैरह डाल करके, ठीक है, और आप लोग इस तरह से क्या है, आप लोग इसको दूर दूर लिखिएगा काफी अच्छे तरीके से, और आप लोग अपने शब्दों में भी कुछ इसे बनाकर लिखिएगा। तो ये आप सभी का जो है ये 1 से 1.5 पेज में चला जाएगा, और आप सभी को यानी कि 1 पेज से कम नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग अधिक से अधिक 1.5 पेज 2 पेज भी लिख सकते हो, जैसी आप सभी की यानी लिखावट हो, जैसी आपकी लिखने की स्पीड हो, उसी हिसाब से आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे अथवा है, यानी दोनों में से आपको किसी एक को ही करना है। अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। अथवा क्वेश्चन है, अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख। क्षेत्रीय दल का मतलब क्या है, जैसे बहुजन समाज पार्टी हो गया, ठीक है, इसका आपको उल्लेख करना है। इसके बाद वो हो गया आपका समाजवादी पार्टी हो गया, ठीक है, इसका आप सभी को उल्लेख करना है। भारतीय जनता पार्टी हो गया, ये सब क्या है, ये सब यानी भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये सब क्षेत्रीय दल हैं। ठीक है, इन्हीं का आप सभी को उल्लेख करना है। काफी सरल है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों में अपना आप सभी को मत स्पष्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें ये क्वेश्चन है और आप लोग इसको कीजिए। अथवा क्वेश्चन है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित आपको उत्तर देना है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में से आपको कौन से क्वेश्चन को आपको काफी अच्छे तरीके से आंसर याद है, उसी को आपको करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे इसमें अच्छा क्वेश्चन है परिवहन तथा संचार। इसमें आप सभी लोग बनाकर भी लिख दोगे, फिर भी आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे, पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, और काफी सरल क्वेश्चन है यही। तो इसलिए आप सभी लोग, ठीक है, पेपर में यही क्वेश्चन को कीजिएगा, ये क्वेश्चन को आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अथवा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, परिवहन और संचार बोला है, यानी परिवहन का मतलब कि जैसे इसमें आ गए, यानी हम लोग यात्रा कैसे करते हैं, तो किसी न किसी माध्यम से करते हैं, जैसे कार हो गए, ट्रेन हो गए, ठीक है, और एरोप्लेन हो गया, और भी कई साधन है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, परिवहन करते हैं, यानी यात्रा करते हैं। और यहाँ पे संचार का मतलब जैसे टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, इन सब के माध्यम से हम लोग संचार करते हैं। तो यही सब चीजों आप सभी को लिखना है। आप लोग अपने दैनिक जीवन में इन सब चीजों का यूज कर रहे हो, देख रहे हो, आप लोग इसको काफी अच्छे तरीके से बनाकर भी लिख सकते हो। तो देखिए वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। ठीक है, ये जो परिवहन है वो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है। स्थल, ठीक है, यानी कि जमीन पे किया जाता है, जैसे रोड वगैरह हो गया। उसके बाद जल, ठीक है, जल में जैसे, ठीक है, जल में जहाजों से किया जाता है, जल वाली जहाज से। वायु में एरोप्लेन से किया जाता है। ठीक है, यानी जो भी है, हेलीकॉप्टर है, जहाज है, वायु जहाज, ये सब से किया जाता है, यानी 3 तरह से जो है यात्रा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए संचार, और यहाँ पे संचार के जो साधन है वे साधन है जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये दोनों ही किसी देश के जीवन रेखा कहे जाते हैं। ठीक है, क्या है, जीवन रेखा कहे जाते हैं। जैसे संचार में स्मार्टफोन हो गया, इसके माध्यम से आप लोग किसी को भी कॉल कर लेते हो। ठीक, 1 सेकंड में आप लोग एक जानकारी को, ठीक है, विदेशों तक पहुंचा सकते हो, वो है स्मार्टफोन, यानी संचार के माध्यम से ही आप लोग कोई भी मैसेज को पहुंचा सकते हो। समुद्र के पार भी पहुंचा सकते हो आप लोग। ठीक है, यानी 7 समुद्र पार भी आप लोग पहुंचा सकते हो स्मार्टफोन से, किसी भी संदेश को या कॉल करके। तो ये है संचार के माध्यम से ही ये संभव हो पाया है। तो ये क्या है, देश की जीवन रेखा, ये सब चीजें हैं। इसके बाद तो क्या क्या है, क्योंकि आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से जुड़ा है। ठीक है, तो ये परिवहन और संचार के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार, ठीक है, पत्र,
रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं और साधनों में विकास किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर टीचर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन चौथा। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता दें कि सिर्फ जो हमारे चैनल पे वायरल पेपर आ रहे हैं सभी सब्जेक्ट का, वही बिल्कुल वायरल पेपर है। ठीक है, रियल पेपर है। इसके अलावा किसी भी चैनल का जो पेपर है वो बिल्कुल फेक पेपर है। इसलिए आप लोग सिर्फ हमारे चैनल के ही पेपरों पर आप लोग कॉन्फिडेंस कीजिए और यही पेपर आप सभी के पेपर में आएगा। ठीक है, और इसमें से यानी क्वेश्चन जो है, इसमें से पूरा क्वेश्चन नहीं तो सिर्फ यहाँ पे 50 से 60% जो क्वेश्चन है वो जरूर आएंगे इसमें से, इस पेपर में से, हमारे पेपर में से। बाकी सभी के पेपर में से 0 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। ठीक है, 0% भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसलिए सिर्फ आप लोग हमारे चैनल के ही पेपर को देखिए, तभी आप सभी का 70 में 70 नंबर आएगा। ठीक है, बाकी किसी के भी पेपर पर आप लोग क्लिक मत कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती है, विवेचना कीजिए। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का आंसर, उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए कंपनियां जो है वो निम्न उपाय अपनाती हैं। ठीक है, पहला उपाय है संयुक्त उत्पादन, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय का मतलब कि जिसका उद्देश्य, ठीक है, सब बहुत सारे यानी सभी प्रकार की कंपनियों के लिए होता है, सभी प्रकार के सामानों के लिए होता है, वस्तुओं के लिए होता है, उसे बहुराष्ट्रीय कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन करती है। ठीक है, संयुक्त उत्पादन से स्थानीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां दोनों को फायदा होता है। नेक्स्ट है स्थानीय कंपनियों को खरीदना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सामान्य तरीका जो है वो स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है, बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है छोटे उत्पादकों पर नियंत्रण, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो एक तरीके से उत्पादन को नियंत्रित करती है। ठीक है, और विकसित देशों में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देती है। इसका मतलब कि देखिए जैसे जो विकासशील देश है, जैसे भारत हो गया, और विकसित देश में अमेरिका आ गया। ठीक है, तो जो विकासशील देश है यानी जो उतने अमीर देश नहीं है, वो देश क्या करते हैं कि जो अपने जो एक कंपनियां बनाते हैं। ठीक है, और उस कंपनी में जब सभी चीजें बनाने लगते हैं, ठीक है, सभी कंपनियों को जोड़ देते हैं, और जो गांव में जो घरेलू उद्योग में जैसे कुटीर उद्योग हो गया, बाकी और भी उद्योग कई है जैसे, ठीक है, लोग रेसे बना लेते हैं, सभी चीजें बना लेते हैं। तो क्या है कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई, वो घरेलू उद्योग की कंपनियां, छोटी मोटी कंपनियां जो गांव वगैरह में है, उसको क्या कर दे रही है, उसको बंद करवा दे रही है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होने के कारण वो अपने से ही बंद हो जा रही है। लेकिन जो विकसित देश है उसमें क्या है, जो बहुराष्ट्रीय उद्देश्य यानी बड़ी जो कंपनियां हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, छोटे उत्पादकों यानी छोटे कंपनियों को भी बढ़ने के लिए आदेश दे रही है। ठीक है, इस तरह से आप सभी को पूरा ऐसे ही लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट अथवा वाला क्वेश्चन है, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। ठीक है, तो अच्छे बाजार जो है वो आप लोग लिख सकते हो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वर्णनात्मक प्रश्न सेकेंड है, यानी 2। अब इसका उत्तर आपको लगभग जो है 150 शब्दों में लिखना है। 150 का मतलब आपको 2 से 2.5 पेज में लिखना है। ठीक है, आपको 2 से 2.5 पेज में इसका आंसर आपको लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें से क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं हर साल। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन, ठीक है, क्या पूछ रखा है, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया था। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, पहले आपको ये ध्यान देना है, पहला कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन का कारण अगर आप लोग लिखोगे तो इसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे, और कम से कम आपको 3-4 कारण लिखना है, और 2 नंबर आपको इस पे मिलेगा कि इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया था। टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि जो महात्मा गांधी थे, ठीक है, जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है, उन्होंने 3 आंदोलन चलाया था। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और तीनों आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग तीनों आंदोलन कब चलाया गया था, इसका कारण क्या था, इसको पूरा आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 4 नंबर में, एक 6 नंबर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन में असहयोग आंदोलन था, तो इसलिए हम असहयोग आंदोलन ही आपको बता रहे हैं। असहयोग आंदोलन देखिए सबसे पहले क्या है, इसको कब चलाया गया था, ठीक है, और इसका चलाने का कारण क्या था। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो था वो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, क्योंकि इसी दिन जो है 1 अगस्त को 1920 को बाल गंगाधर जो तिलक थे उनका निधन हो गया था। कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया, जबकि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। यानी देखिए कांग्रेस जो है वो तो इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन जो ब्रिटिश थे यानी जो अंग्रेज थे वो इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इनकार कर दिए तथा जून 1920 में इलाहाबाद में, ठीक है, सर्वदलीय सभा ने और विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, न्यायालयों में जाना बंद कर दिए थे। अगर जो ब्रिटिश थे वो इसको यानी ये जो असहयोग आंदोलन था इसको एक्सेप्ट नहीं किए थे, इसलिए जो इलाहाबाद में सर्वदलीय सभा थी उसमें क्या हुआ, जो विद्यार्थी थे वो स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिए, ठीक है, सरकारी स्कूलों में और न्यायालयों में भी जाना लोग बंद कर दिए, ठीक है। अब देखिए असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, यानी किस कारण से असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो 3 था। पहला था कि स्वराज्य की प्राप्ति करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाए गए थे। दूसरा खिलाफत का मुद्दा लेकर, खिलाफत जो आंदोलन था उसका मुद्दा लेकर के सरकार पर दबाव बनाया गया था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ न्याय प्राप्त करना, ठीक है, इसके लिए भी चलाया गया था। नेक्स्ट रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ठीक है, इन्हीं सब कारणों से जो है वो असहयोग आंदोलन चलाया गया था। देखिए क्वेश्चन था कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था। स्थगित का मतलब कि उसे वापस गांधी जी ने क्यों ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, परंतु 5 फरवरी 1922 में जो था वो गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक घटना घटित हुई, ठीक है, जिसके तहत जो था भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें थानेदार सहित जो थे वो 22 पुलिसकर्मी जो है वो जिंदा जलकर मर गए। इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कर लिया, ठीक है। देखिए जब ये असहयोग आंदोलन चला था तो जो ब्रिटिश थे वो क्या किए थे कि जो गोरखपुर में एक चौरी चौरा थाना है, ठीक है, स्थान है, वहां पे एक थाना है, उसमें क्या थे कि जो ब्रिटिश थे वो भारतीय कई पुलिसकर्मियों को उसमें बंद कर दिए थे, ठीक है। और जब ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया तो वो क्रोधित होकर के वो पुलिसकर्मी सहित उस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जो थे बेचारे जिंदे जलकर मर गए थे, ठीक है, थानेदार सहित, थानेदार भी मर गया था और 22 पुलिसकर्मी भी जलकर मर गए थे। इसको देखते हुए, इस हिंसक घटना को देखते हुए जो गांधी जी थे वो अपने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिए, स्थगित कर दिए, ठीक है। और बाकी आप लोग परिणाम उसमें नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन आप लोग परिणाम भी तैयार कर लीजिए। असहयोग आंदोलन का परिणाम आप लोग परिणाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। अब देखिए परिणाम क्या है, इस आंदोलन ने जनता को निर्भीक बना दिया, यानी जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है, इसको चलाने के बाद जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, देश पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, वही चीजें यहाँ पे है, यानी निर्भीक बना दिया, यानी उनके अंदर से डर को निकाल दिया। असहयोग आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तन कर दिया और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया, ठीक है, उसको जला दिया गया, उसको पहनने से मना कर दिया गया भारतीय लोगों को। तो यही है पूरा, आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। इसके बाद अथवा क्वेश्चन है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, ठीक है, ये आपको लिखना है।
तो ये सत्याग्रह वाले क्वेश्चन हम पूरा बता चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। आप लोग कमेंट करोगे तो वहां पर भी हम सभी वीडियो को सेंड कर देंगे, ठीक है, जिससे आप लोग देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको इसका लिंक दे देंगे, वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी हम बता चुके हैं, ठीक है। अथवा है, भारतीय संदर्भ में सतह की हिस्सेदारी का उदाहरण देते हुए इसका एक क्या है युक्ति परक और एक नैतिक कारण बताइए, ठीक है। ये भी 6 नंबर का, इसको भी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, ठीक है। आप लोग सभी को तैयार कर लीजिए। इसका आंसर हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि ये वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। और हम भी काफी थक चुके हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, ठीक है, इतना मेहनत करने के बावजूद भी। तो आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर किया करिए अपने सभी दोस्तों में, और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करिए। हम आप सभी लोगों के लिए ही इतना मेहनत करते हैं, ठीक है, कि आप लोग पढ़कर अच्छे नंबर लाइए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, तो ये वैश्वीकरण वाला भी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है, अथवा भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, ठीक है। देखिए जैसे मोटे अनाज हो गए, चना हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, मटर वगैरह, ये सब क्या है, मोटे अनाज है, काफी मोटे मोटे होते हैं, तो मोटे अनाज है। इसके लिए आप सभी को भौगोलिक परिस्थितियां, मतलब कि इसमें ये कौन से मौसम में इसका पैदावार होता है, ठीक है, और इनको किस प्रकार की मिट्टियां चाहिए, इनको पानी की आवश्यकता है कितनी चाहिए, अधिक पानी चाहिए या कम पानी चाहिए, ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी में, काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, की लेटेराइट मिट्टी में, यानी कई प्रकार की मिट्टी होती है, तो किस प्रकार की मिट्टी में इसका पैदावार काफी अच्छे तरीके से होता है, यही सब आपको भौगोलिक परिस्थितियां में लिखना है। काफी सरल है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लोगे या तो तुरंत आप लोग इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर लिखिए, ठीक है। तो इसका भी आप लोग आंसर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अथवा क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट जो है सोशल साइंस का, उसमें सभी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे सभी विषय में पास होने की भी ट्रिक है। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है और आप लोग पास होना चाहते हो, आपकी कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है, ठीक है, और उसमें आप लोग पास होना चाहते हो अच्छे नंबर से, तो इसकी भी ट्रिक हमारे चैनल पे है। आप लोग इसी वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट दिखेंगी जिसमें सभी वीडियो हैं, उसी पर क्लिक करके आप लोग सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और सभी विषय में पास होने की ट्रिक के साथ साथ सभी विषय का कॉपी लिखने का भी तरीका हमारे चैनल पे अपलोड है, ठीक है। सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जो हम तरीका आपको बताते हैं वो तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, और जो हम तरीका बताते हैं उससे आपका 100% गारंटी है कि आपका पूरे के पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारे चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो हर साल न कि सिर्फ जिला टॉप करते हैं बल्कि प्रदेश टॉपर भी बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से सिर्फ आप लोग हमारे चैनल से काफी अच्छे तरीके से क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। आप लोग इस बार 95% से भी अधिक नंबर ला करके टॉपर स्टूडेंट बनोगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया मानचित्र संबंधित प्रश्न। इसमें क्या है, ये 5 नंबर का 9 क्वेश्चन है और 5 नंबर का एक 10 क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन है, और ये पर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है। अब देखिए इसमें आपको, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखोगे तो आधा नंबर मिलेगा, और आप लोग अगर इस मानचित्र में दर्शाओगे भी उस स्थान को कहाँ पर है तो फिर से आपको आधा नंबर मिलेगा, यानी आधा प्लस आधा टोटल आपको 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन है। अब देखिए आपको भरना कैसे है इन सब क्वेश्चनों का आंसर, और आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ये स्थान है मानचित्र में। इस तरह से ये मानचित्र वाला क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, ठीक है, मानचित्र पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, आप सभी को ये जो मानचित्र मिलेगा इसमें आपको अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है, 10 अंकों का, और यहाँ पे पेपर कोड लिखना है। पेपर कोड में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे दिया 825 DG, यही आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा ब्लैक पेन से 825 DG, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए अब आपको ये मानचित्र वाले क्वेश्चन किस टाइप के हैं और आपको इसका आंसर कैसे
लिखना है कॉपी पर और मानचित्र में कैसे दर्शाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका आंसर बताते हो सही सही कि हाँ अमृतसर में हुआ था, अमृतसर पंजाब में, तो आपको आधा नंबर मिलेंगे। और प्लस आधा नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप लोग इस मानचित्र में दिखाओगे कि कहाँ पे अमृतसर है, उसका आपको आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, टोटल 1 नंबर मिलेंगे। तो अब देखिए, तो वो स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में हुआ था। तो आपको देखिए सबसे पहले कॉपी पर कैसे लिखना है, तो आपको सबसे पहले कॉपी पर इस तरह से मानचित्र कार्य लिखना है और प्रश्नोत्तर संख्या 9। ठीक है, और यहाँ पे पहले में क्या रहेगा, अमृतसर रहेगा। तो अमृतसर आपको ऐसे लिखना है कॉपी पर, और उसके बाद आपको इस मानचित्र में कहाँ पे दर्शाना है। तो देखिए आपको यानी जो पंजाब है वो क्या है, वो सबसे यानी इधर साइड में है, ये ऊपर साइड में है इधर। यहाँ पे आप लोग समझिए कि क्या है, गुड़हल के फूल का ये सब 4 इस तरह से पंखुड़ी है। ठीक है, अब ये वाला जो पंखुड़ी है यही पर जो है वो अमृतसर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अमृतसर है। ठीक है, और ये अमृतसर जो है ये क्या है, ये लाहौर और पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अमृतसर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो आपको इसको लिख देना है अमृतसर, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, आपको पेंसिल से ही भरना है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। तो देखिए जो गांधी जी थे वो नमक बनाना प्रारंभ कहाँ से किए थे, तो वो यानी गुजरात, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जगह पर ही एक डांडी नामक स्थान है जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो यानी गुजरात कहाँ, अहमदाबाद कहाँ पे है, ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या है, ये एक मुंह के आकार का है और ये डायनासोर के मुंह के आकार का है। ठीक है, तो इसी जगह क्या है, यहाँ पे अहमदाबाद है और इसी के आसपास डांडी है। ठीक है, तो यहाँ पे डांडी कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझिए कि ये डांडी स्थान है, यहाँ से ही गांधी जी ने नमक बनाना शुरू किया था। ठीक है, तो ये डांडी है। इस तरीके से आपको दर्शाना है और आपको कॉपी पर भी लिखना है इसको, इस तरीके से आपको कॉपी पर भी लिख देना है। क्वेश्चन है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। ठीक है, तो कहाँ पे किया था, तो ये बिहार में किया था। बिहार में एक स्थान है चंपारण। ठीक है, उसी जगह से आंदोलन किए थे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है चंपारण। ठीक है, और ये चंपारण जो है ये कहाँ पे भारत के नक्शा में है, अब आपको ये चीजें यहाँ पे दर्शाना है। देखिए काफी मेहनत से हम आपको सब चीज यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, भारत के नक्शा में ये चीजें क्या है, नेपाल है। ठीक है, इधर नेपाल है और इसी के साइड में यानी यहाँ पे क्या है, ये स्थान जो पूरा है ये यूपी है। ठीक है, ये क्या है, यूपी है, ये सब यूपी है, लखनऊ है, गोरखपुर है, इलाहाबाद, इसमें पूरा यूपी है। इसके बाद यानी यूपी के ही बगल में क्या है, बिहार है। यूपी ये है और इसी के बगल में यहाँ पे ये जो है इतना क्षेत्रफल दिख रहा है, ये बिहार का है, यूपी से छोटा है। ठीक है, तो ये इसी बिहार में क्या है, चंपारण है। इसी बिहार में एक स्थान का नाम चंपारण है। इसी जगह किसानों ने नील की खेती का आंदोलन किया था। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे दर्शाना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो वो कहाँ किए थे, सूती मिल वस्त्र जो है, ये सूती वस्त्रों का सबसे ज्यादा कहाँ पे निर्माण होता है, तो ये गुजरात, अहमदाबाद में होता है। ठीक है, और जो सत्याग्रह किए थे श्रमिकों ने वो खेड़ा नामक स्थान पे किए थे, जो कि गुजरात का एक जिले का नाम खेड़ा है। ठीक है, उसी जगह पे। अब देखिए, अब ये आप सभी को कैसा आकार दिख रहा है, ये डायनासोर के मुंह के आकार का दिख रहा है और इसी में क्या है, डायनासोर के मुंह में ही यहाँ पे अहमदाबाद हो गया और इसी के आसपास में यानी यहाँ पे गुजरात हो गया, इधर गुजरात हो गया। ठीक है, यहाँ पे गुजरात हो गया और क्या है, इसी जगह यानी इसी जगह खेड़ा पड़ता है और इसी खेड़ा से सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, खेड़ा हो गया, जो कि गुजरात राज्य में है। तो ऐसे आपको यहाँ पे दर्शा देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां दिसंबर
अब आपको ये ध्यान देना है, इसमें काफी कंफ्यूजन भी क्वेश्चन है। जैसे वह स्थान जहां सितंबर 1920 ऐसे पूछ देगा, ठीक है, वह स्थान जहां यानी कि 2 सितंबर ऐसे पूछ देगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिसंबर बोला है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो कहाँ पे हुआ था, नागपुर में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे अगर पूछ देता सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था, ठीक है, तो जो सितंबर 1920 पूछेगा तो यहाँ पे कोलकाता में होगा, लेकिन यहाँ पे दिसंबर 1920 पूछा है तो नागपुर में, ठीक है। और नागपुर कहाँ पे है, तो नागपुर जो है वो महाराष्ट्र साइड में है, इधर महाराष्ट्र है मुंबई, और इसी के इधर यानी यहाँ पे जो है नागपुर है, तो आपको ऐसे यहाँ पे नागपुर है, ठीक है। आपको यहाँ पे सभी को आपको याद करना है कि कौन सा किस स्थान पे मानचित्र में है, ये सभी आपको याद करना है। इसमें आपको मेहनत रहेगा कुछ, तभी आपको 10 नंबर क्लियर हो पाएगा आपका। तो यहाँ पे नागपुर है, इसको आपको कॉपी में भी लिख देना है ऐसे नागपुर, ठीक है, पूरा ऐसे लिख देना है और ऐसे भर देना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के रूप में। अब इसके बाद ये जो है, ठीक है, ये जो है केवल दृष्टिबाधित यानी जिसको कम दिखाई देता है, ठीक है, वो स्टूडेंट ये वाले जो क्वेश्चन है इसको दर्शाएंगे नहीं, इसको सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, आपको मानचित्र में इसका नहीं दर्शाना है, सिर्फ आपको लिखना है। जिसको कम दिखाई देता है उसके लिए है, ठीक है, यानी सभी स्टूडेंट के लिए नहीं है, जिनको अच्छा दिखाई देता है वो यही क्वेश्चन करेंगे। तो इसके बाद देखिए ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे मानचित्र संबंधित प्रश्न में 10वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, दिए गए भारत के मानचित्र में आपको निम्नलिखित को दर्शाना है। इसमें आपको चिन्ह सहित दर्शाना है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह से चिन्ह सहित दर्शाते हो तब आपको पूरे के पूरे 1 नंबर मिलेंगे। जैसे पहला है पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह के द्वारा, आपको ये जो चिन्ह है इसी के द्वारा आपको मानचित्र में दर्शाना है, तो आपको इसी मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही मानचित्र मिलेगा, आपको इसमें दोनों क्वेश्चन को करना है। तो देखिए पश्चिम बंगाल का एक उद्यान का मतलब कि जहाँ पे ज्यादातर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो सुंदरवन है, यानी आपको ऐसे मानचित्रकार प्रश्नोत्तर संख्या 10 सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो आपको इसको दर्शाना है, ठीक है। अब देखिए वेस्ट बंगाल इसमें कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल है, और इसी जगह जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल यहाँ पे, और इसी जगह जो है वो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यहीं पर स्थित है। तो ऐसे आपको लिख लेना है, मानचित्र में ऐसे दर्शा देना। और देखिए चिन्ह जो है उस चिन्ह से आपको दर्शाना है। तो इसमें चिन्ह जो है वो क्या दिया है, ये वाला चिन्ह है, तो आप लोग इससे दर्शाइएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको ऐसे ये चिन्ह को यहाँ पे बना देना है, ऐसे इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नर्मदा नदी पर बना बांध, आपको इस चिन्ह से दर्शाना है, ठीक है। और नर्मदा नदी जो है वो कहाँ पर है, तो ये सरदार सरोवर बांध पे नर्मदा नदी स्थित है, ठीक है। और सरदार सरोवर बांध कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है ये अहमदाबाद साइड यानी गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई के साइड में है, ठीक है, यहाँ पे है, इस तरीके से यहाँ पे है। तो आपको इसको दर्शाना है ऐसे चिन्ह से, आपको पूरे ऐसे चिन्ह से दर्शाना है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए नर्मदा नदी, ठीक है, और ये सरदार सरोवर बांध पे स्थित है। ऐसे आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। और इसको आपको कॉपी में सिर्फ ऐसे लिखना है, सरदार सरोवर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है महानदी, आपको नदी को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, ठीक है। तो अब देखिए महानदी कहाँ पर है, तो ये महानदी जो है ये उड़ीसा साइड में है। उड़ीसा का ये जो क्षेत्र है ये उड़ीसा का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उड़ीसा है। तो
तो आपको चिन्ह के द्वारा दर्शाना है ऐसे, इस तरीके से चिन्ह जो है यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, इसी चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। तो यहाँ पे क्या है, महानदी है, आपको ऐसे लिख देना है और ऐसे आपको मानचित्र में दर्शाना है। और ऐसे ही आप सभी को यहाँ पे महानदी कहाँ पे, उड़ीसा में, तो आपको यहाँ पे उड़ीसा कॉपी में लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन है 5वां, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन, ठीक है, आपको ये जो चिन्ह दिया है ना, इसे आपको चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए भारत के जो पूर्वी तट पर स्थित एक पतन है, पतन का मतलब बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह है वो कौन सा है, पूर्वी। अब देखिए पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, तो पूर्वी क्षेत्र जो है वो इधर साइड में है, यानी यहाँ पे जो है पूर्वी क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखिए ये बंदरगाह यहाँ पे स्थित है और आपको इसको ऐसे शो करना है, ठीक है, यानी इस चिन्ह के माध्यम से शो करना है। तो ऐसे आपको शो करके यहाँ पे आप सभी को लिख देना है पारादीप, ठीक है, पारादीप आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। और आप लोग अगर हल्दिया लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग हल्दिया भी लिख सकते हो। तो ऐसे आपको शो करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन में 5वां में लिख देना है पारादीप और हल्दिया। तो ऐसे ही आपको पूरा मानचित्र भरना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको तैयार कर लीजिए। और भी आप लोग इसका डिटेल्स में जानना चाहते हो, ट्रिक वगैरह, तो आप लोग, ठीक है, हमारे चैनल पे मानचित्र कैसे भरे या आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए अपना विद्यालय मानचित्र कैसे भरे, तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएंगी, उसमें हमने काफी अच्छे तरीके से बताया, वहां से भी आप लोग इसकी अधिक नॉलेज ले सकते हो। और ऐसे ही आपको पूरा भरना है और कॉपी पर लिखना है, ठीक है। और आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, आपको सिर्फ यही क्वेश्चन करना है जहाँ पे दृष्टिबाधित लिखा उस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से आपका सोशल साइंस का 2024 बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है, हर साल आता है ये पेपर। तो आप लोग इस पूरे पेपर को तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग इस पूरे पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का इस बार बोर्ड एग्जाम में SST सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। और आप सभी को हम बता दें, इससे पहले हमने 3-4 वायरल मॉडल पेपर बता चुके हैं। इसके साथ साथ आपको उन सभी मॉडल पेपर को भी हमारी YouTube चैनल अपना विद्यालय पे विजिट करके आप लोग उन सभी मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, ठीक है। तभी आपका 70 में 70 आएगा। और जितने भी वायरल क्वेश्चन हमने बताया है उन सभी क्वेश्चनों को भी तैयार करना है, तब आपका 70 में 70 आएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि आप लोग ये पेपर जो है इसी को सिर्फ तैयार करके आप लोग एग्जाम देने चले गए, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। इस पेपर के सभी क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में आएंगे और सभी जगहों पर नहीं, ठीक है। यानी कहीं आप लोग ये पेपर तैयार करके चले गए पूरा आप लोग इसी क्वेश्चन को, और पता चला आपके जिलों में, ठीक है, आपके यहाँ ये पेपर नहीं आया। इसलिए आपको इसके साथ साथ सभी वायरल क्वेश्चन जितने चैनल पे बताएं प्लेलिस्ट में आप लोग तैयार कर दीजिए, और भी पेपर जो है उसको भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। आपको ये नहीं कि सिर्फ इसी पेपर के क्वेश्चन आएंगे, इस पेपर के सिर्फ 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पेपर में हर साल आते हैं और इस बार भी आएंगे, यानी सिर्फ 50 से 60% ही क्वेश्चन आएंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पे इस पेपर के साथ साथ वायरल क्वेश्चन को तैयार कीजिए। और इस वीडियो को आप लोग सभी दोस्तों में अपने जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। और अगर आपको इस पेपर की पूरा आपको, ठीक है, PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग, ठीक है, सभी क्वेश्चन को देखकर तैयार कर लीजिए। इससे पहले भी हमने, ठीक है, क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट का इस तरह से बोर्ड के पेपर को हम बना चुके हैं, वायरल पेपर को। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल पे आप लोग, ठीक है, विजिट करके देखिए, या इसी वीडियो के लास्ट में हम आपको सभी वीडियो के प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, उस पे आप लोग क्लिक करके देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।